हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चे, लास्ट हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट, जिसमें हमने फेओल के 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। ओके, अब हम नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स को लेंगे, उसके बाद हमारा फेओल के प्रिंसिपल्स ओवर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल नंबर 8, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन होता क्या है बच्चे? मीन्स पावर इन फ्यू हैंड्स, कि जो पावर है वो फ्यू हैंड्स है एट टॉप लेवल के पास ही पावर है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पावर का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सारे लेवल पे, टॉप, मिडल, लोअर, ठीक है, एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टॉप, मिडल, लोअर सबके पास पावर्स हैं, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन मींस पावर इन फ्यू हैंड्स, ठीक है, यानी कि टॉप लेवल के पास ही सारी पावर्स है, ठीक है। तो फेओल इंसिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. A company, a organization must not be fully centralized and must not be completely decentralized. मतलब क्या है बच्चा कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सारी पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास ही नहीं होनी चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं, डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए कि सारी पावर हमने सबको दे रखी है, ठीक है। वो कहता है कि देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छी वर्किंग के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फेओल इसके प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारे को यही कहना चाहता था। सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देन हम बताएंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे स्कूल्स का। स्कूल्स में क्या होता है बच्चे, जो एग्जाम्स की डेट होती है, द डेट ऑफ द एग्जाम, ठीक है, कि कब हमने एग्जाम कंडक्ट करना है, इट इज डिसाइडेड बाय हुम, बाय द मैनेजमेंट, बाय द डायरेक्टर्स, बाय द प्रिंसिपल, यही सब डिसाइड करते हैं। तो वो क्या हो गए, टॉप लेवल हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, कि पावर उनके पास ही है ये सब डिसाइड करने की पेपर कब होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे पेपर डिसाइड तो हो गए, कब होंगे, डेट्स तो डिसाइड हो गई, अब उसका कैसे सिलेबस पैटर्न है, कैसे हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो क्या ये प्रिंसिपल डायरेक्टर्स बनाएंगे? नहीं, ये कौन बनाता है, तो टीचर्स बनाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं टॉप से मिडल लोअर लेवल पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो स्कूल्स में दोनों होता है, सेंट्रलाइजेशन भी डिसेंट्रलाइजेशन भी। एक पर्सन डेट्स डिसाइड कर रहे हैं, एक पर्सन उसका सिलेबस कैसे कवर करवाना है, क्या क्या सिलेबस होएगा, क्या क्या हम देंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा वो डिसाइड कर रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है ना। इससे क्या होगा बच्चे कि एक पर्सन के ऊपर सारा बर्डन नहीं आएगा। अब ये सब कुछ मैनेजमेंट ही डिसाइड कर रही होती कि भाई पेपर कैसे सेटअप करना है, वही बना रही है, तो कितना बर्डन हो जाता, डिले इन डिसीजन होते, पेपर जल्दी सेटअप भी नहीं हो पाते, राइट। अब क्या हुआ, बर्डन रिड्यूस हो गया, और डिसीजन क्विकली होने लग गए, ठीक है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम इसमें एग्जांपल दे देंगे स्कूल्स का, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो क्या होगा, क्विक डिसीजंस होंगे, ठीक है, रिड्यूस इज बर्डन, ये दो इसके मेरिट्स हो गए। अब क्या होगा अगर मैं इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करती, इसको मैं वायलेट करती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, इन दैट केस अगर हमने फुल्ली सेंट्रलाइजेशन कर दिया कंपनी को, सेंट्रलाइज्ड है, इन दैट केस क्या होगा, डिले इन डिसीजन डिले होते जाएंगे, ठीक है। और अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया कि पावर सबके हाथ में है, तो क्या होगा बच्चे, मिसयूज ऑफ पावर, लोग अपनी पावर का मिसयूज करने लगेंगे, ठीक है। तो ये था वायलेशन के कुछ रीजंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये बेसिकली क्या है, चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक, ठीक है, कि सुपीरियर की चैन चलती आ रही है हाईएस्ट एंड लोएस्ट में, ठीक है। इसमें आप कुछ इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। एक तरफ ले लिया हमने ए बी सी, ये सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है,
चैन की फॉर्म में हमने ले लिया। आप एग्जाम में भी इस फॉर्म का फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, अच्छा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, आंसर आपका अट्रैक्टिव जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन पहले डिफाइन कर दो 2 लाइंस में, चैन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद हमने ये चैन बना के दिखा दी। अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास थ्रू अ चैन। ठीक है, कि क्या होगा, इंफॉर्मेशन, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन पास करनी है तो ये होगा कि हर एक पर्सन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। एक एक पर्सन के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, बी के पास, सी के पास, डी के पास, सबके पास इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। चैन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। ठीक है, मैसेज सबके पास पहुंचता जा रहा है। तो ये फ्योल कहता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई अर्जेंट मैसेज हमें पास ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे हम उसको। पहले ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज ए को कोई, सपोज ये ले लेते हैं हम, ई को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है ओ को, ई को इंफॉर्मेशन पास करनी है ओ को। ओ बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट में बैठा है। ठीक है, ई कितने दूर है इससे, अलग ही डिपार्टमेंट है इसका। ठीक है, अब इसको इंफॉर्मेशन पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केलर चैन का प्रिंसिपल कहता है कि पहले ई जाएगा डी के पास, ई पहले डी को इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, फिर ए एल को देगा, एल एम को देगा, एम एन को देगा, और फिर कहीं जाके इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ओ के पास। इतना बड़ा प्रोसेस करके जाएगा। यही क्या है, स्केलर चैन। ठीक है, कि हम चैन वाइज फॉलो करते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जा रही है। ओके, ये तो चलो नॉर्मल सिचुएशन में हम हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ये फ्योल का मानना था। लेकिन फ्योल ने इसके साथ साथ एक और पॉइंट दिया था जो भी मैं डिस्कस कर रही थी, कि अगर हमारे को कोई अर्जेंट मैसेज पास करना है, अब अर्जेंट मैसेज पास करना है, बहुत जरूरी, इमीडिएटली मुझे कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो क्या मैं इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो कर पाऊंगी, इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब डायरेक्टली सपोज ई और ओ का ही एग्जाम्पल ले लो। ई को कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन लेनी है ओ से, या इंफॉर्मेशन देनी है ओ को, तो वो क्या करेगा, इन दैट केस फ्योल ने यहाँ पे ये भी कहा कि हम फॉलो कर सकते हैं एक पॉइंट, गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक क्या होता है कि जब तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन अर्जेंट पास करनी है, देन यू शुड नॉट फॉलो स्केलर चैन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन, यू कैन डायरेक्टली पास इंफॉर्मेशन टू द पर्सन एम्प्लॉय इन द अदर पोजीशन, अदर डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो तुम डायरेक्टली पास कर सकते हो बाय फॉलोइंग गैंग प्लैंक। उसमें आपको स्केलर चैन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। विदाउट फॉलोइंग स्केलर चैन आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब कोई अर्जेंट मैसेज, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, तो ई से ओ पे आप ऐसे डिफाइन कर देंगे, लाइन लगा सकते हैं, और इसको आप मार्क कर देंगे गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक। ओके, जब हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पास करनी है, ये पूरा प्रिंसिपल था स्केलर चैन का। अच्छा, अब मैं इसको अगर फॉलो करती हूं तो क्या होगा, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगी एंड सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाएगी। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज मोटिवेटेड, एम्प्लॉइज खुश हो रहे कि हाँ हमें भी बताया जा रहा है। ठीक है, सारे डिसीजन हमें भी पता चल रहे हैं। ओके, अब यही वायलेट कर दोगे इस प्रिंसिपल को तो क्या होगा, डिले इन डिसीजन। ठीक है, कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होगी, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। अब बच्चे नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का बच्चे वैसे मतलब क्या होता है, जनरल में हम बात करें तो मतलब कोई कमांड, हम किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि भाई ये कर दो। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सिस्टमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ठीक है, इंसानों का और मटेरियल, चीजों का एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है। हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ होगी। तो इन केस अगर हमारे को कोई चीज देखनी है तो हमें पता होगा कि वो चीज मुझे वहां मिलेगी। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। तो फ्योल सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग, ऑफ मैन, मटेरियल। एग्जांपल ले लो, एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को ऑफिस में कुछ चाहिए, स्क्रू ड्राइवर कुछ भी चाहिए, तो उसे पता है कि टूल बॉक्स कहाँ पड़ा है। वो गया, उसने टूल बॉक्स उठा के स्क्रू ड्राइवर ले लिया। इससे क्या हुआ, बहुत सारा टाइम बचा। अगर उसे नहीं पता होता तो वो ढूंढता, इधर उधर देखता। ठीक है, कितना डिले हो जाता।
ठीक है, उसका काम बहुत ज्यादा देर हो जाती। और सिमिलरली एक एम्प्लॉय को इमीडिएटली कोई इंफॉर्मेशन देनी है सुपरवाइजर को, या सुपरवाइजर से कुछ पूछना है, कुछ भी काम है। अब उसे पता है कि उसका कैबिन कहाँ पे है, कि कहाँ मुझे सुपरवाइजर मिलेगा, ठीक है, तो डायरेक्टली वो वहां जाएगा, बजाय इसके कि वो ढूंढता फिरता है कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली वो वहां गया, इमीडिएटली एक्शन हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी काम हो गया। तो ये क्या है, इंसानों को मैन सुपरवाइजर का हमारा हो गया, और चीजों टूल बॉक्स वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या अपनी प्रॉपर पोजीशन में, अपनी प्रॉपर ऑर्डर में है, राइट। तो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, सिस्टमैटिक वर्किंग, नो डिले इन डिसीजन। ठीक है, अब उल्टा कर दो, अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो डिले इन वर्क हो जाएगा, डिले इन डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं हो पाएगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है बच्चे, काइंड फेयर जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज के साथ काइंड है, फेयर है, उनके साथ जस्ट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, मतलब उनके साथ फेयर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रेफर्स टू मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। अब देखो, एक कंपनी में अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं, कोई कहीं का है, किसी की कास्ट कुछ है, किसी का कुछ रिलीजन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटी के पर्सन आए हुए हैं, ठीक है, तो उनके साथ कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, दैट इज व्हाट, इक्विटी। अब बच्चे, इक्विटी का मतलब ये भी नहीं है कि हम कह रहे हैं सबके साथ फ्री एंड फेयर ट्रीट करो। इसका मतलब ये भी नहीं कि एक पियोन को और एक हम सुपरवाइजर को सेम सैलरी दे रहे हो, नो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क हम उनके साथ फ्री एंड फेयर है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं उनके वर्क को लेके, उनकी कास्ट जेंडर को लेके, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इसको फॉलो करने के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चे, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे, वो अपना 100% देंगे काम में, ठीक है, और सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाएगी, खुश रहेंगे एम्प्लॉइज, ठीक है। और अगर वो फॉलो नहीं करते प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तो क्या होगा बच्चे, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, वो आएंगे बेमन से काम करेंगे, या फिर कुछ तो छोड़ के ही चले जाएंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे, वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, काम उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये सम क्या थे, वायलेशन अगर हम करेंगे तो कुछ डीमेरिट्स थे। ओके, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Now our next principle is stability of tenure of personnel. वन बाय वन हम सारे वर्ड्स का पहले मतलब समझते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब फिक्स्ड, ठीक है, टेन्योर का मतलब बच्चे टाइम पीरियड, टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, और पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल, ठीक है। So according to this principle, Fayol says that there must not be frequent transfer, frequent termination of employees. यहाँ पे वो कहना चाहता है कि एकदम से उनका टर्मिनेशन या उनको ट्रांसफर मत करो दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को, ठीक है, उन्हें कुछ सेटल डाउन होने का, जो अपनी जॉब में अपने डिपार्टमेंट में सेटल डाउन होने का उनको कुछ टाइम दो, ठीक है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए टाइम पीरियड की, कुछ फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। अब बच्चे होता क्या है, अब एक एम्प्लॉय आया है किसी डिपार्टमेंट में, उसे ज्वाइन करा है, वो उसको अभी सीख ही रहा था और आपने एकदम से उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अभी वो वहां का काम सीखने ही लगा था, उसको कुछ कुछ काम समझ आने लगा था, अब दूसरे में जाके उसको फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, दोबारा सीखना पड़ेगा, नई चीज सीखनी पड़ेगी। मतलब एक बार ये प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे आपको, कि कुछ टाइम पीरियड टाइम दो उसे सेटल होने के लिए, जिसमें वो आया है, जिस फील्ड में वो आया उसको सेटल होने के लिए वहां पे सीखने तो दो पहले उसको, फिर जाके थोड़े टाइम बाद उसको ट्रांसफर करना, जब वो उसमें एक्सपर्ट हो जाए कुछ भी है, तो पहले उसको सेटल डाउन टाइम पीरियड दो, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे, वो अपना बेस्ट देते रहेंगे, ठीक है, डिले इन डिसीजन नहीं होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, सारे वही वाले पॉइंट्स उठा के लिख दो, और वायलेट करेंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, कुछ एम्प्लॉइज तो छोड़ के चले जाएंगे, तुम एक के बाद एक ट्रांसफर करे जा रहे हो, ठीक है, तो कहाँ एम्प्लॉइज खुश रह पाएंगे, वो तो छोड़ देंगे उस जॉब को, राइट। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल, बहुत एसेंशियल है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है बच्चे, वेलकम द सजेशन, वेलकम द सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
फेओल कहता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज मस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी, मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गिव सम सजेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यू प्लान वगैरह वगैरह। हम कुछ भी अगर नया प्लान लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, डिस्कस करें अपने एम्प्लॉइज से, ठीक है, एम्प्लॉइज के सजेशन ले। अब बाकी तुम पे डिपेंड करता है, अगर उनके सजेशन पसंद आ रहे तो तुम ले लो, फॉलो करो, नहीं पसंद आ रहे तो कोई बात नहीं, उनको अप्रिशिएट करके कोई बात नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, अगेन वही वाले पॉइंट्स, मोटिवेटेड रहेंगे, अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशो भी इंक्रीज होती जाएगी, एम्प्लॉइज और पार्टिसिपेट करेंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशो डिक्रीज होती जाएगी, वो खुश नहीं रहेंगे, छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहता है वेलकम द सजेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, उनसे डिस्कस करो, कोई भी नया प्लान लेके आ रहे तो अपने एम्प्लॉइज से डिस्कस करो भाई, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल फेओल का आता है, दैट इज एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेओल सेज दैट द मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट टीम स्पिरिट, ओके। यहाँ पे क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट को प्रमोट करें, टीम वर्क दें, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विद वी, आई को रिप्लेस करके वी करें, ठीक है, कि सिर्फ मैं ही मैं नहीं हूं, सबको साथ लेके चलना है, हमारे को पीसफुली हार्मोनी मेंटेन करके अपना वर्क कंप्लीट करना है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, प्रोडक्शन मैनेजर ने, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने वर्क दिया है अपने एम्प्लॉइज को, असाइंड अ टास्क, प्रोडक्शन मैनेजर असाइंड अ टास्क टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स टू 10 वर्कर्स। अपने 10 वर्कर को उसने ये काम दिया है कि तुम्हें इतने टाइम पीरियड में ना 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, मैनेजर अपना वर्क साथ देने के साथ क्या करें, उनको डायरेक्ट करें कि भाई तुम्हें सबको मिलके काम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक वर्कर है तो वो सिर्फ अपने ही टारगेट को अचीव करने पर कि भाई मेरे को तो इतनी प्रोड्यूस करनी है बस, ये नहीं, सारे वर्कर्स ये सोच के चले कि मुझे पूरा 100 यूनिट टारगेट प्रोड्यूस करनी है, बजाय इसके कि मेरे को कितना करना पड़ेगा, सिर्फ वो ही नहीं देखना, उससे क्या करना है, आई रिप्लेस विद वी, सारे वर्कर्स क्या करें, मिलके काम करें, और सबका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ओके। अब इसी में आगे क्या होता है बच्चे की 10 में से ना 2 वर्कर्स क्या हो गए, बीमार हो गए। अब कितने वर्कर्स रह गए, 8। तो उन 8 वर्कर्स को ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि भाई मैं तो अपनी अपनी करूंगा, बाकी जो जाए काम हो चाहिए वो हमें क्या मतलब, मुझे तो अपना नहीं, ये नहीं सोचना। हमें क्या करना है कि कोई बात नहीं, 2 वर्कर्स बीमार हो गए तो हम उनके हिस्से का काम कैसे कंप्लीट करें कि हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। हमें ये सोचना, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है कि 100 यूनिट टारगेट दिया, मुझे वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। पीसफुली मिलजुल के टीम वर्क हमें करना, दैट इज स्पिरिट दे कॉर्प्स, मिलजुल के काम करना, ठीक है, टीम वर्क करना। अगर कोई बीमार भी हो गया तो उसको इसका भी हम कर लेते, कैसे अपने काम को, टारगेट को अचीव करना। अब इससे क्या होगा, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा बच्चे, टीम वर्क होगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा लोगों के बीच में, ठीक है, यूनिटी बनेगी, और टारगेट तो टाइम पे हो ही जाएगा, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा। ये तो क्या आते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट से। अगर मैं इस प्रिंसिपल को वायलेट करती हूँ तो टारगेट टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा, टीम स्पिरिट नहीं होगी, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ 14 प्रिंसिपल जो किसने दिए थे, फेओल ने, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई साहब FW टेलर जी, ठीक है। इन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, दैट इज, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हर एक चीज में हम साइंस का यूज कर रहे हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स वगैरह को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने सबसे पहला प्रिंसिपल दिया था, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहले सबसे पहली बात, ये रूल ऑफ थंब होता क्या है, ठीक है। रूल ऑफ थंब होता है बच्चे डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, कि सब कुछ कंट्रोल मैनेजर के हाथ में, मैनेजर अपने पास एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपनी विश के बेसिस पे डिसीजंस ले रहा है। तो यहाँ पे FW टेलर जी क्या कहते हैं
कि भाई हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। और साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दैट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, जिनका कोई कॉज इफेक्ट हमने पूरी एक्सपेरिमेंट्स करके हम लेके आए हैं, तो वो कहता है इसके अकॉर्डिंग हमें चलानी है, न बजाय इसकी कि हम डिक्टेटरशिप को फॉलो करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस रूल में, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि रूल ऑफ थंब होता क्या है। मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर, ठीक है, अकॉर्डिंग ही टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज विश, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और फिर हम बताएंगे साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। अभी हमने इस दोनों को डिफाइन कर दिया, अब हम आगे अपने प्रिंसिपल को स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। Taylor says that the organization should work on scientific inquiry, scientific decision, scientific principle के अकॉर्डिंग वो काम करे, not on the wish, experience of management, ठीक है। मैनेजमेंट की, मैनेजर की विश और एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं करना हमें काम, हमें क्या करना है, साइंटिफिक इंक्वायरी को फॉलो करके वर्क करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो इसमें कि भाई हमें एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है कि वर्कर्स कितने टाइम में अपना काम, अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो इसमें टेलर क्या कहता है, एफडब्ल्यू टेलर, कि भाई हमें ये नहीं देखना, हम अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैनेजर डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई पहले लोग इतने टाइम में काम कर लेते थे तो अभी भी इतने में कर लेंगे ना। हमें ये चीज नहीं देखनी, हमें क्या देखना है, हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है। मींस हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं टाइम स्टडी टेक्निक। अभी सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि उसने यहाँ पे क्या कहा, टाइम स्टडी टेक्निक फॉलो कर लेना है। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल दे दिया था। एग्जाम्पल क्या था कि हमें स्टैंडर्ड टाइम, वी हैव टू डिसाइड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कितना टाइम भाई एम्प्लॉइज लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग, ओके। So instead of deciding according to the wish, intuition or experiences of the manager, we should follow time study. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। That is principle of science, not rule of thumb. Okay. अब बच्चे नेक्स्ट एफडब्ल्यू टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है, दोज हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जने, जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, मस्ट वर्क विद इन एन हार्मोनी, ठीक है। हार्मोनी मीन्स पीसफुली, बिना लड़ाई झगड़े, विदाउट एनी डिस्प्यूट्स काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं जो एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल था, स्पिरिट दे कॉर्प्स, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। टीम वर्क वगैरह वाला काम इसमें भी आ गया। Those who work in an organization must work with harmony, peacefully अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें हम बताएंगे कि जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं। टू ग्रुप्स आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से टू ग्रुप्स होते हैं? वन इज वर्कर्स ग्रुप, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं। अनदर वन इज मैनेजमेंट, जो सारा कंपनी वगैरह को मैनेज कर रही है, मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों को ही क्या लगता है बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स बने रहते हैं। हर कंपनी में आप देखते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, राइवल्स हैं, ठीक है। भाई वर्कर ग्रुप को लगता है कि भाई हम काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें पेमेंट कम मिल रही है उस हिसाब से, राइट। और मैनेजमेंट ग्रुप को क्या लगता है कि हम, मेरे जो वर्कर्स हैं वो काम कम कर रहे हैं पर हम ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, राइवल्स होते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफडब्ल्यू टेलर जी क्या कहते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स को अपना मेंटल आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा। द बोथ ग्रुप्स मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स द ईच अदर। दोनों की जो एक दूसरे को लेकर नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस चेंजिंग ऑफ द एटीट्यूड, चेंजेस ऑफ मेंटल आउटलुक इज नोन एज मेंटल रिवोल्यूशन। आप इसमें जरूर ये डिफाइन करें पॉइंट, व्हाट इज मेंटल रिवोल्यूशन, चेंजिंग ऑफ द आउटलुक, चेंजेस ऑफ द एटीट्यूड, ठीक है, ऑफ बोथ द ग्रुप्स टुवर्ड्स ईच अदर इज नोन एज मेंटल रिवोल्यूशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये चीज फॉलो हो गई, दोनों का आउटलुक एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली चेंज हो गया, तो क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन देखना कैसे अचीवमेंट पे जाएगी, कैसे सक्सीड होएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से खुश है, ठीक है, काम अपना अच्छा होता ही जाएगा, राइट। दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड।
Now, next principle of F.W. Taylor is that cooperation not individualism. मतलब क्या है इसका बच्चे? According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other, mutual confidence and understanding. एक दूसरे के साथ मिलजुल के अंडरस्टैंडिंग के साथ cooperation के साथ हम काम करें. ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का. ठीक है, उसी को आगे डिटेल में किया गया है. म्यूचुअल वर्क हम कर रहे हैं म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ, कोऑपरेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम इसमें क्या करें भाई? टेलर सेड दैट देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने बांट लिया बिटवीन दी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. दोनों के बीच में वर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? द मैनेजर शुड वेलकम दी सजेशन ऑफ ऑल दी एम्प्लॉयज. ठीक है, जब भी वो कोई न्यू प्लान्स एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो वो सबके सजेशन लेके चले, सबकी राय ले. ठीक है, अपने एम्प्लॉयज की राय ले. ठीक है, इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे. कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व करा ये फेओल का जो प्रिंसिपल था इनिशिएटिव, इसमें वही इन्वॉल्व हो रहा है. घूम फिर के इसने भी यही बात कही है टेलर जी ने भी, जो फेओल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में कहा था. ठीक है, कि भाई वेलकम द सजेशन ऑफ ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज. मैनेजर शुड वेलकम द सजेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. यही इनिशिएटिव में था और यही टेलर जी के कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी है. ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क यही यही बच्चे फेओल का प्रिंसिपल था. ठीक है, सबसे पहला वर्क था डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल था ना, राइट? दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. Now, last principle of F.W. Taylor is development of workers to their greatest efficiency. ठीक है, according to this principle, it says that industrial efficiency. अब किसी भी इंडस्ट्रियल की जो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी होती है बच्चे, वो किस पे डिपेंड होती है? ऑन देयर वर्कर्स एफिशिएंसी, राइट? आप इसमें यही डिफाइन करेंगे दैट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन वर्कर्स एफिशिएंसी एंड वर्कर्स की एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग. कि वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो, वो उस पर डिपेंड. अच्छा प्रॉपरली ट्रेंड होंगे तो कहीं ना कहीं वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी है तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी अपने आप. ठीक है, तो ये आपस में क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो पहले तो हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हम बताएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस टेलर इंसिस्ट दैट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, जब हम अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, प्रॉपर ड्यू केयर मस्ट बी गिवन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, सिलेक्शन के टाइम पे हम बहुत सोच समझ के अच्छे से एम्प्लॉयज को परख के हम फिर उसको जॉब दें उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, सिलेक्शन के टाइम पे उसकी क्वालिफिकेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके एक्सपीरियंसेस को हम ऑब्जर्व करें. ठीक है, और उसके बाद हम उसे जॉब प्रेफर करें उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, प्रॉपर सिलेक्शन में हमें प्रॉपर ध्यान से सिलेक्शन करना है, यही वो हमारा कहता है. और सिलेक्शन के बाद भी हम टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करने के लिए, मार्केट में नई नई चीजें आती रहती है तो उसकी अगर नॉलेज गेन करने के लिए उनको ट्रेनिंग पे भेजते रहे. ठीक है, ताकि उनकी नॉलेज अपग्रेड हो. आफ्टर सिलेक्शन देन ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे मस्ट बी सेंट फॉर द ट्रेनिंग सेशंस. ठीक है, टू अपग्रेड देयर नॉलेज. ठीक है, तो फिर ये छोटा सा प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एफिशिएंसी. पहले हम बताएंगे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन वर्कर्स एफिशिएंसी, वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर ट्रेनिंग. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट at the time of selection proper care must be done by checking the qualification, by observing the qualification, interest, experiences of the employees, and then the job must be given to them according to their qualifications. ठीक है, उसके बाद भी हमारे को बताना है कि देन आफ्टरवर्ड्स टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू अपग्रेड द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज. ये हमारा छोटा सा प्रिंसिपल था. ठीक है, इसी के साथ हमारे टेलर के भी प्रिंसिपल होते हैं ओवर. नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.